हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज है 9 जून और आज की इस वीडियो में हम 9 जून से रिलेटेड करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे इस मोबाइल एप्लीकेशन को भी इंस्टॉल कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को डेली क्विज, फ्री पीडीएफ और प्रतिदिन के करंट अफेयर का ऑडियो भी मिल सकेगा। इसके अलावा आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। ईगल एक्ट जो कि हाल ही में सुर्खियों में था, ये किस देश से संबंधित है? तो ये रिलेटेड है अमेरिका से। अब ये है क्या, तो उसके बारे में हम समझ लेते हैं। यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है ईगल, इस ईगल की फुल फॉर्म बनती है इक्वल एक्सेस टू ग्रीन कार्ड फॉर लीगल एम्प्लॉयमेंट। अब ये है क्या, तो अक्सर आप लोगों ने दो टर्म तो सुने ही होंगे, एक है पासपोर्ट और दूसरा है वीज़ा। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं, देखिए भारत में मतलब कि आप भारतीय हैं, इसकी क्या पहचान है? तो आप लोगों के लिए जो पहचान पत्र जारी होता है ये तो है आधार कार्ड, पहचान पत्र के रूप में आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा वोटर आईडी, इसका भी आप लोग इस्तेमाल करते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आप भारतीय हैं। लेकिन पासपोर्ट ये किस लिए होता है? तो कहने का मतलब है कि विदेशों में ये आपका पहचान पत्र होता है। विदेशों में यदि आप जाते हैं तो ये बताने के लिए कि आप भारत के नागरिक हैं, ये बताता है पासपोर्ट। अब ये जो वीज़ा है, वीज़ा की फुल फॉर्म बनती है विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। तो इसी वीज़ा के बारे में हमें जानना है। पासपोर्ट के बारे में आप लोगों ने जान लिया, वीज़ा क्या होता है। तो इसी पहचान पत्र के भरोसे, जो अभी मैंने आप लोगों को पासपोर्ट के बारे में बताया है, जो विदेशों में आपकी पहचान है, तो इसी के भरोसे आप विदेश में जा सकते हैं, यानी कि विदेश में जाने योग्य हो सकते हैं। तो ये है वीज़ा। वीज़ा की फुल फॉर्म मैंने आप लोगों को बता ही दी है। आप लोगों ने क्या जान लिया? पासपोर्ट और वीज़ा। एक और टर्म यहाँ पर आता है ग्रीन कार्ड। अब ये ग्रीन कार्ड क्या है? तो इस ग्रीन कार्ड को लेकर के आप अमेरिका में रह सकते हैं, मतलब कि वहाँ रहने के लिए दिया गया यह पहचान पत्र है, जो कि अमेरिका के गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है। अब यहाँ से सवाल ये बनता है कि क्या ये ग्रीन कार्ड हर किसी को दिया जा सकता है? क्या हर कोई ये ग्रीन कार्ड लेकर के अमेरिका में रह सकता है? तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस ग्रीन कार्ड के लिए भारत की तरफ से ही नहीं, काफ़ी सारे देशों के द्वारा अप्लाई किया जाता है। भारत की यदि हम बात करें तो लाखों की संख्या में यहाँ लोग मतलब कि अमेरिका में रहने के लिए इस ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं, क्योंकि अमेरिका में तो हर कोई रहना चाहता है। यहाँ की लाइफ स्टाइल इतनी बेहतर है, तो अमेरिका हर देश के नागरिकों को अट्रैक्ट करता है। तो ये जो ग्रीन कार्ड है ये हर किसी को नहीं दिया जाता। अब मान लीजिए भारत से एक साल में 1 लाख लोगों ने अप्लाई किया है, किसके लिए? ग्रीन कार्ड के लिए, कि हमें अमेरिका का ये जो ग्रीन कार्ड है ये मिल जाए और हम वहाँ जा कर के रहने लगे। तो इस 1 लाख में केवल 7%, 1 लाख का 7% कितना होता है? 7,000। 1 लाख में केवल 7,000 एप्लीकेशन ही यहाँ एक्सेप्ट किए जाएंगे। तो ये जो 7% का दायरा है, जिसे आप कोटा कह सकते हैं, इस 7% के कोटे को बढ़ा करके अब कर दिया गया है 15%। मान लीजिए भारत में 1 लाख लोग अब ग्रीन कार्ड के लिए यदि अमेरिका में अप्लाई करते हैं, तो 1 लाख में से 15,000 लोगों का एप्लीकेशन अब स्वीकार कर लिया जाएगा। तो इससे होगा क्या कि भारत के ऐसे व्यक्ति जो कि अमेरिका में जाकर के रहना चाहते हैं या वहाँ जॉब करना चाहते हैं, उनके लिए ये फ़ायदेमंद होगा। और वर्तमान में जो अस्थायी वीज़ा पर निर्भर लोग हैं, जो अमेरिका में काम करने के लिए ग्रीन कार्ड का इंतज़ार कर रहे हैं, इनके लिए ये फ़ायदेमंद हो सकेगा। और अभी तो इसे केवल हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो कि अमेरिका का निम्न सदन है, जैसे कि भारत में निम्न सदन कौन सा है? लोकसभा। अभी ये जो बिल है ये यहाँ की लोकसभा में लाया गया है। इसके बाद ये लाया जाएगा यहाँ की सीनेट में। सीनेट जो कि यहाँ की उच्च सदन है। यदि सीनेट से भी पास हो जाता है तो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये जो बिल है ये कानून बन सकेगा। तो ये सभी बातें मैंने आप लोगों को बता दी है। ईगल एक्ट जो कि चर्चे में है, रिलेटेड है अमेरिका से। यदि हम बात करें अमेरिका की, तो बेसिक फैक्ट तो आप सभी जानते हैं। कुछ करंट के क्वेश्चन जो कि अमेरिका से रिलेटेड है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए हाल ही में जो अमेरिका की स्पेस एजेंसी है नासा, इसके द्वारा शुक्र ग्रह पर 2 मिशन भेजे जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा सबसे ज़्यादा चर्चे में रहा था अमेरिका का सबसे बड़ा तेल पाइपलाइन, जिसका नाम है कोलोनियल पाइपलाइन। क्यों चर्चे में आया था? साइबर अटैक के कारण। हाल ही में किस देश ने भारतीय कोरोना वैक्सीन, जिसका नाम है कोवैक्सीन, इसके आयात को मंजूरी दी है? ये मंजूरी हाल ही में दी गई है ब्राज़ील के द्वारा। तो ये जो कोवैक्सीन है, जो कि पूरी तरह से भारतीय है, किसके द्वारा बनाई जा रही है? भारत बायोटेक के द्वारा, जो कि स्थित है हैदराबाद में। हालांकि भारत में अभी 1-2 वैक्सीन को और मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन भारत की 2 वैक्सीनें हैं जो कि सबसे ज़्यादा चर्चे में रही है। एक तो है यही कोवैक्सीन, जो कि पूरी तरह से भारतीय है। दूसरी है कोविशील्ड। ये जो कोविशील्ड है ये ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के सहयोग से कौन डेवलप कर रहा है?
सीरम इंस्टीट्यूट जो कि स्थित है महाराष्ट्र के पुणे में। और अभी एक और रिपोर्ट जारी की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि कोवैक्सीन और कोविशील्ड इसमें से कौन बेहतर है। हालांकि दोनों ही वैक्सीन अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा प्रभावी ये माना गया है कोविशील्ड को। कोविशील्ड ये 98% ज़्यादा प्रभावी मानी गई है, जबकि जो कोवैक्सीन है ये 80% इफेक्टिव मानी गई है। क्योंकि इस रिपोर्ट में ये पाया गया है कि कोविशील्ड की केवल यदि इंसान एक ही डोज लगवा लेता है तो उसके अंदर प्रॉपर एंटीबॉडी बनना शुरू हो जाता है। हालांकि कोवैक्सीन भी एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है, लेकिन 2 वैक्सीन लगने के बाद। तो आप यूँ समझ सकते हैं कि जो काम कोविशील्ड की 1 डोज पूरा कर रही है, ये कोवैक्सीन की 2 डोज लगने के बाद पूरा होता है। अब हम जान लेते हैं ब्राज़ील के बारे में, जिसने कि भारत की इस वैक्सीन को मंजूरी दे दी है। तो आप मैप में देख सकते हैं ब्राज़ील की लोकेशन। ब्राज़ील जो कि साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है, और ये साउथ अमेरिका का ऐसा देश है जिसकी सीमा इस महाद्वीप के केवल 2 ही देशों से नहीं लगती है। एक तो है इक्वाडोर, दूसरी है चिली। बाकी ये सभी देशों के साथ आप देख सकते हैं, सभी देशों के साथ ये सीमा साझा कर रहा है। और ब्राज़ील की कैपिटल क्या है? ये है ब्राज़ीलिया, करेंसी है ब्राज़ीलियन रियल, और यहाँ के प्रेसिडेंट है जेयर बोल्सोनारो। और देखिए, यदि देखा जाए तो साउथ अमेरिका ये उतना बड़ा देश तो है नहीं, मतलब कि उतना बड़ा महाद्वीप नहीं है, इसमें ज़्यादा देश भी नहीं है। आप इजली इनका नाम याद कर भी सकते हैं। हालांकि हम सभी देशों के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, साउथ अमेरिका के केवल उन देशों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि अभी चर्चे में भी रहे हैं। तो सबसे पहले यदि हम बात करें गुयाना की, ये क्यों चर्चे में आया था? तो गुयाना जो कि साउथ अमेरिका का ऐसा पहला देश है जिससे भारत ने पहली बार तेल का आयात किया है। इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं वेनेजुएला, इसने अभी हाल ही में 10 लाख की करेंसी जारी की, और इतनी बड़ी करेंसी जारी करने वाला ये विश्व का पहला देश भी बना था। ये जो आप देख रहे हैं ये है सूरीनाम। हाल ही में सूरीनाम के जो राष्ट्रपति बने हैं ये हैं चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और चंद्रिका प्रसाद संतोखी ये भारतीय मूल के हैं, इसलिए इनके बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूँ। ये जो आप देख रहे हैं ये है अर्जेंटीना की लोकेशन। अर्जेंटीना से आप लोगों को क्या याद आता है? तो हाल ही में जो अर्जेंटीना है इसने दुनिया के पहले जेनेटिकली मॉडिफाइड गेहूं को मान्यता दी है, और इसका नाम क्या रखा है? HB4। तो ये भी आप याद रखेंगे। जून 2021 में हुई RBI की मौद्रिक नीति समिति की बैठक के बाद रेपो रेट ये कितना निर्धारित किया गया है? तो रेपो रेट ये अभी भी अपरिवर्तित है, मतलब कि ये 4% ही रखा गया है, जबकि जो रिवर्स रेपो रेट है ये है 3.35%। 6वीं बार ये अपरिवर्तित रहा है। किसके द्वारा जारी किया जाता है? RBI के द्वारा। मतलब कि RBI के अंतर्गत ही काम करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी, जिसके द्वारा ये बैठक आयोजित की जाती है। रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट और भारत में महंगाई दर कितनी रहेगी ये सभी निर्धारित करती है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। इसमें 6 सदस्य होते हैं। 6 में से 3 तो होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और 3 होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के। तो अच्छा, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है रेपो रेट, इसका क्या मतलब है? रेपो रेट कहने का मतलब है कि जो RBI है, RBI जिस दर पर अन्य बैंकों को, जैसे कि SBI हो गया, HDFC हो गया, जिस दर पर अन्य बैंकों को लोन देती है यही है 4% का, और इन बैंकों से जिस दर पर ये पैसा लेती है ये कहलाता है रिवर्स रेपो रेट। और यदि आप लोगों को याद होगा तो हाल ही में इसी MPC कमेटी के द्वारा जो महंगाई दर है, मुद्रास्फीति दर, जो कि रखा गया है 4%। कहने का मतलब है कि भारत की जो महंगाई दर है ये इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए। हालांकि +-2 हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 6 और कम से कम 2% ये रह सकता है। और सामान्य विज्ञान से रिलेटेड आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं, इसे आप जाकर के देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। हाल ही में असम का 6वां नेशनल पार्क किसे घोषित किया गया है? तो असम का 6वां नेशनल पार्क ये भी हाल ही में रायमोना को घोषित किया गया है। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे जो कि हाल ही में मनाया गया 5 जून को, इस मौके पर यह बन गया है असम का 6वां नेशनल पार्क, जो कि असम और भूटान से सीमा साझा करता है। ये बना है 6वां। तो इससे पहले 5 कौन है? एक तो है मानस नेशनल पार्क, ये भी भूटान से सीमा साझा कर रहा है। इसके बाद है ओरंग नेशनल पार्क, काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि एक सिंग वाले गेंडे के लिए फेमस है, फिर है डिब्रू साइखोवा नेशनल पार्क, और एक और है नामेरी, और अब 6वां बन गया है रायमोना। अच्छा, मेघामलाई ये क्या है? तो भारत का ये 51 टाइगर रिजर्व बना है जो कि तमिलनाडु में स्थित है। सोकार लेक जो कि स्थित है लद्दाख में। भारत में कुल रामसर स्थल ये है 42, और यही बना है भारत का 42वां रामसर स्थल। अच्छा, यहाँ से एक और बेसिक फैक्ट आप याद रखेंगे, यहाँ जो टर्म लिखा हुआ है नेशनल पार्क यानी कि राष्ट्रीय उद्यान, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि किस अधिनियम के तहत
राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की बात की गई है। तो जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 है, इसी के तहत नेशनल पार्क और अभ्यारण्य की स्थापना की बात कही गई है। अगला क्वेश्चन है, नीदरलैंड की किस महिला धावक ने 10,000 मीटर की दूरी, यानी कि आप कह सकते हैं 10 किलोमीटर की दूरी, ये लगभग 29 मिनट और 6 सेकंड में पूरी की है। तो 10 किलोमीटर की ये दूरी 29 मिनट 6 सेकंड में पूरी करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है सिफान हसन ने। सिफान हसन जो कि बिलोंग करती है नीदरलैंड से। इन्होंने किनका रिकॉर्ड तोड़ा है? तो इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा है इथियोपिया की अल्माज अयाना का। अल्माज के पास कितने सेकंड का रिकॉर्ड था? तो इनके पास टोटल टाइमिंग थी 29 मिनट 17 सेकंड, ये लगभग है। और इन्हीं का रिकॉर्ड तोड़ते हुए ये खिताब अपने नाम किया है नीदरलैंड की धावक सिफान हसन ने। तो यदि हम बात करें नीदरलैंड की, जो कि एक यूरोपीय कंट्री है, इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। और एम्स्टर्डम से आप लोगों को क्या याद आता है? 2 दिन पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि जो TCS है, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, इसके द्वारा यूरोप में इसका पहला नवाचार केंद्र यानी कि इनोवेशन सेंटर, ये इसी नीदरलैंड में स्थापित किया जाना है। और आप क्या रिलेट कर सकते हैं? तो पोल्डर भूमि, इसका संबंध नीदरलैंड से ही है। अगला है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 80 एकड़ ऑक्सीवैन बनाने की घोषणा की है? तो 5 जून के मौके पर काफ़ी सारे स्टेट गवर्नमेंट और जो केंद्र सरकार है, इसके द्वारा भी ग्रीनरी को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी सारी योजनाएं लाई जाती हैं, क्योंकि 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे मनाया जाता है। इसी के मौके पर जो हरियाणा के मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, इन्होंने राज्य में हरियाली को बढ़ावा देने के लिए ऐसा फैसला किया है ऑक्सीवैन लगाने का। मतलब कि एक तरह का जंगल बनाया जाएगा जहाँ विभिन्न तरह के पेड़ पौधे लगाए जाएंगे। हरियाणा की यदि हम बात करें तो इससे रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन हैं। एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक, ये अब आप लोगों को रट चुका होगा। प्रोजेक्ट एयर केयर, ऑक्सीजन ऑन व्हील्स करनाल से, एयर टैक्सी हिसार से, और प्राइवेट जॉब में स्थानीय लोगों को यानी कि हरियाणा के लोगों को ही प्रायोरिटी देने के लिए इन्होंने 75% का आरक्षण कर दिया है। किस राज्य सरकार ने नौकरी को बढ़ावा देने के लिए नॉलेज इकोनॉमी मिशन लॉन्च किया है? तो ये भी हाल ही में लॉन्च किया गया है केरल गवर्नमेंट के द्वारा। और इस नॉलेज इकोनॉमी मिशन के तहत केरल में जो शिक्षित लोग हैं, जो कि अभी भी बेरोजगार घूम रहे हैं, इन्हें रोजगार प्रोवाइड कराया जाएगा। केरल से भी रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, जैसे कि MSP तय करने वाला ये पहला राज्य है। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला ये पहला राज्य है, जबकि पहला UT है पुदुचेरी। डिजिटल एजुकेशन वाला पहला राज्य है। भारत का पहला स्पेस पार्क केरल की राजधानी तिरुअनंतपुरम में स्थापित किया गया है। पहला मजदूर संग्रहालय अलापुझा में, और भारत का पहला इंडियन वुमेन ट्रेड सेंटर, इसकी भी स्थापना केरल में ही की गई है। अगला है, किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना की शुरुआत की है? इसकी शुरुआत अभी हाल ही में राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा की गई है। तो राजस्थान के ऐसे बच्चे जो कि पढ़ाई में अच्छे हैं लेकिन आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, और वे IAS और पटवारी, यहाँ तक कि क्लर्क की तैयारी कर रहे हैं, तो उन युवाओं को पढ़ाई के लिए मदद करेगी, मतलब कि कोचिंग की सुविधा बिना पैसे के प्रोवाइड कराएगी राजस्थान गवर्नमेंट। और ऐसी ही एक योजना है जिसका नाम है 1 स्कूल 1 IAS योजना, जो कि कौन लेकर के आई थी? केरल गवर्नमेंट। और कुछ इसी तरह की योजना अब लेकर आई है राजस्थान गवर्नमेंट, जिसका नाम है अनुप्रति कोचिंग योजना। राजस्थान से रिलेटेड कुछ करंट के क्वेश्चन हैं, जैसे कि भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल ये जयपुर में स्थापित किया गया, जो कि यहाँ की राजधानी है। इसे आप पिंक सिटी के नाम से जानते हैं। 2019 में इसे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था। बायोफ्यूल पॉलिसी लागू करने वाला ये भारत का पहला राज्य है। इसके अलावा हाल ही में सबसे ज़्यादा यहाँ चर्चे में रही जो योजना है मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके तहत राजस्थान के सभी परिवारों को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा दे रही है राजस्थान सरकार। और ये जो राजस्थान है ये क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य भी है। अगला है, टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021 में कौन सा भारतीय संस्थान टॉप पर है? तो देखिए, हाल ही में एशिया के टॉप 100 यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी की गई है, और इस टॉप 100 में भारत की तरफ से पूछा जा रहा है टॉप पर कौन है, तो ये है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलोर। तो भारत की तरफ से तो टॉप पर है, लेकिन इस टॉप 100 में इसकी रैंकिंग है 37वीं। भारत की तरफ से दूसरे स्थान पर है IIT रोपड़, तीसरे स्थान पर है IIT इंदौर। तो इस टॉप 100 में टॉप पर कौन है? टॉप पर है चाइना का एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है सिंघुआ विश्वविद्यालय। तो ये आप याद रखेंगे। अगला है, किस भारतीय शिक्षक को वर्ल्ड बैंक एजुकेशन एडवाइज़र नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में जो रणजीत सिंह दिसाले है, इनका नाम आप ज़रूर याद रखेंगे। इनका नाम अभी चर्चे में भी रहा है, क्योंकि इन्हें भी हाल ही में 2020 के ग्लोबल टीचर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इस अवार्ड से ये सम्मानित होने वाले पहले भारतीय बने थे, जो कि महाराष्ट्र के एक शिक्षक हैं। इन्हें ही
3 साल की अवधि के लिए मतलब कि 2024 तक विश्व बैंक का शिक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है। और विश्व बैंक के द्वारा अभी हाल ही में मतलब कि मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट है जो ये इसमें काम करेंगे। नाम है रणजीत सिंह दिसाले। वर्ल्ड बैंक की यदि हम बात करें तो इसकी स्थापना हुई थी 1944 में, संचालन शुरू हुआ था 1945 से। हेडक्वार्टर इसका स्थित है वॉशिंगटन डीसी। इसी वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर स्थित है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। वर्ल्ड बैंक के प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? तो ये हैं डेविड मलपास, जो कि बिलोंग करते हैं अमेरिका से। अगला है नेचर टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? ये सम्मानित किए गए हैं थॉमस विजन। ये जो थॉमस विजन है ये भारतीय कनाडियन फोटोग्राफर हैं। इनके द्वारा खींची गई ये जो इमेज है इसी के लिए, जिसका नाम है द वर्ल्ड इज गोइंग अपसाइड डाउन, इसके लिए इन्हें टीटीएल फोटोग्राफर ऑफ द ईयर दिया गया है। टीटीएल नेचर जो कि टीटीएल वेबसाइट है जो प्रकृति की फोटोग्राफी सीखने में दिलचस्पी दिखाने वाले लोगों के लिए ये सही दिशा प्रदान करती है और इसी की कैटेगरी में हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। फोटोग्राफी की बात की जा रही है तो हाल ही में वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का खिताब ये जीता था रशिया के रॉबर्ट इरविन ने। जबकि इसमें काफ़ी सारी कैटेगरी होती हैं जिसमें कि भारत की तरफ से ये अवार्ड अपने नाम किया था ऐश्वर्या श्रीधर ने। अच्छा, डेविड डिरोप ये कौन है? तो इन्होंने अभी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार अपने नाम किया है। ये बिलोंग करते हैं फ्रांस से। अगला है हाल ही में किस मंत्रालय ने बुजुर्गों के लिए सेक कार्यक्रम और सेक पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसे आप वन लाइनर फॉर्मेट में भी याद रख सकते हैं। ये भी हाल ही में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। सेक की फुल फॉर्म बनती है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। ये जो पहल है इसके लिए अब एक पोर्टल भी लॉन्च कर दिया गया है जिसे जो सीनियर सिटीजन है यानी कि बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा उत्पाद और सेवाओं के लिए उपयोग किया जा सकता है। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री जो कि थावर चंद गहलोत, इन्हीं के द्वारा वर्चुअली इसे लॉन्च किया गया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था राइट आंसर था डेविड डियोप। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है खबरों में रहा आर्कटिक नेशनल वाइल्ड लाइफ रेफ्यूज ये किस देश में है? इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो यदि पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।